एनवायरनमेंट के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए और डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लिए ज़रूरी होता है। इवन जो यूपीएससी, स्लेट, नेट और तमाम एग्जामों में उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डैम के बारे में। ये डैम आपको पता होगा कि सदियों से हमारे बीच में रहा है। इससे शहरों की खेतों की सिंचाई होती थी, लोगों को पानी पीने के लिए इसको रखा जाता था। ये हम इस बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें हम पढ़ें, डैम क्या होता है, कब ये बना, ये अस्तित्व में कब आया, इसका उपयोग क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डैम। डैम क्या है? तो ये डैम इज ए लार्ज स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस a river or stream to obstruct, control or store the flow of water, creating a reservoir or lake behind it। तो इसका कहने का मतलब है कि एक डैम जो है एक लार्ज स्ट्रक्चर, डैम जो है लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो नदी के ऊपर या किसी धारा के ऊपर, नदी के ऊपर या किसी धारा को बंद करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए या वाटर को फ्लो को स्टोर करने के लिए एक रिजर्वायर होता है, जो रिजर्वायर है जो लेक पे भी बना होता है या उससे हम लोग लेक यानी झील बनाते हैं। यानी कुल मिला जुला कर डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि नदी बह रही है, अगर हमें उसके पानी को मोड़ना है या उसको रोकना है कि नीचे अगर बाढ़ ना आए, रिहायशी इलाकों में पानी ना पहुंचे, तो वह एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रोकते हैं और फिर अपनी सुविधा अनुसार उसका यूज करते हैं। डैम्स आर इंजीनियर्ड टू मैनेज वाटर रिसोर्स इफेक्टिवली and serve as critical infrastructure for various socio-economic purposes। डैम्स एक इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर हैं जो वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारे तमाम तरीके के सोशियो इकोनॉमिक पर्पज को फुलफिल करें। जैसे सोशियो इकोनॉमिक का मतलब कि सोशल जो बेनिफिट है उसमें यूज हो। जैसे अगर कहीं सूखा पड़ा है तो अगर हम लेक बना देते हैं तो उसमें हम पानी चैनलाइज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक से रिलेटेड अगर पानी हम पहुंचाएंगे सूखाग्रस्त इलाकों में तो वहाँ फार्मिंग होगी। इवन एक्वेटिक फार्मिंग भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल फार्मिंग भी हो सकती है। एक्वेटिक का मतलब मछली पालन हो सकता है, झींगा पालन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें हो सकती हैं। पल्स फार्मिंग हो सकती हैं। दे आर टिपिकली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मटेरियल्स लाइक कंक्रीट, मेजोनरी, अर्थ और रॉक डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड पर्पज ऑफ डैम। यह जनरली बना होता है, मटेरियल जिसका यूज हम लोग करते हैं इसमें कंक्रीट होता है, मेजोनरी होता है। मेजोनरी का मतलब जनरली होता है हमारा ब्रिक्स, ईंट हो गया या और पत्थर हो गए, स्टोन्स हो गए, उनसे बनाया जाता है। या रॉक बड़े बड़े चट्टानों से मिला के बनाया जाता है। अब जाके मशीनीकरण आया है, मैकेनाइजेशन आया है, तो वेल कंस्ट्रक्टेड डैम्स बनाए जा रहे हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो मनुष्य अपने हाथों से बनाता था, तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर लाके उनको जोड़ा जाता था और रखा जाता था। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये डिपेंड है ऑन द टाइप, किस तरह के हम लोग डैम बना रहे हैं और डैम को बनाने का पर्पज क्या है। पर्पज का मतलब कि किस लिए बना रहे हैं उस डैम को। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी डैम बनाया जाता है,
पहले इसी से बिजली उत्पादन होती थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डैम के? तो डैम्स आर सर्व मल्टीपल पर्पजेज मेकिंग देम वाइटल फॉर कंट्री डेवलपमेंट स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया विथ डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। द की ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, यानी डैम्स जो है सर्व करते हैं मल्टीपल पर्पज से, जैसे हमारी कंट्री के लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, स्पेशली हमारे जैसे हमारी कंट्री है जहाँ पे डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे हमारा जो देश है उस वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, आपके लिए समुद्र भी है, आपके लिए पहाड़ भी है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देख सकते हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए, बैरिकेड करने के लिए, उस कंट्री को सर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डैम बनाए जाते हैं। जैसे पहाड़ों पे हम लोग जनरली पहले वायर नहीं पहुंचा पाते थे, बिजली की समस्या होती थी, तो वहीं पे डैम बनाया जाता था और उसी डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती थी। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यहाँ पे? पहला है इरिगेशन। डैम स्टोर वाटर इन रिजर्वायर which is released through canals to irrigate agricultural lands, especially in drought-prone or semi-arid region. This boosts crop production and supports food security. पहला इसका एम क्या है? इरिगेशन का है। डैम स्टोर करता है वाटर को रिजर्वायर के रूप में, और ये उस समय छोड़ा जाता है कैनाल्स के थ्रू जब वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं उसको इरिगेट किया जा सके, उसकी सिंचाई की जा सके। स्पेशली ड्राट प्रोन और सेमी एरिड रीजन, जैसे ड्राट प्रोन, आपने इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना होगा, जो हरियाणा होते हुए राजस्थान में जाती है। तो तमाम जगहों पे एग्रीकल्चरल यूज होती है। यह बूस्ट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को और सपोर्ट करता है फूड सिक्योरिटी को, यानी हमारे देश में जो भुखमरी है उससे भी ये हमको बचाता है। जब क्रॉप प्रोडक्शन बूस्ट होगा यानी इंक्रीज होगा, तो यह फूड सिक्योरिटी को सर्व करेगा। दूसरा है हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर मतलब पानी से बिजली का उत्पादन। बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, डैम्स जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ए क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रेड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। यानी पानी जब ऊंचे स्थानों से नीचे गिरता है तो वहां पे हम लोग मोटर लगाते हैं, और उस मोटर से, मोटर जो होता है मोटर, वो घूमता है पानी के गिरने से और उससे बिजली का उत्पादन होता है। यह एक तरह का क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमारे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स के नुकसान क्या हैं कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो उसमें आपके CO2, डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं, जिससे हमारा क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है। और क्लाइमेट जब चेंज होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हमारे मनुष्य को या नेचर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए हाइड्रो पावर जनरेशन एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है। फ्लड कंट्रोल। डैम्स रेगुलेट रिवर फ्लो, preventing downstream flooding during heavy monsoon by storing excess water in reservoir. यह रेगुलेट करता है रिवर के फ्लो को, प्रिवेंट करता है डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग को। डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग मतलब पहाड़ों से जो ग्लेशियर पिघलते हैं या अचानक से बादल फट जाते हैं या पानी का मात्रा बढ़ जाता है, जैसे आपने केदारनाथ ट्रेजेडी देखा होगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि अचानक से एक लेक थी, वो बस्ट हो गई और नीचे कुछ रोकने के लिए था नहीं, तो डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग वही आया और हजारों लोग, कई हजारों लोग मर गए, उसी में कुछ लोग बह गए। और उस पानी के चलते बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कि अगर ये 2 दिन भी रुक जाता है पानी
तो उससे क्या होता है कि जो आसपास के गांव होते हैं या जहां पे खतरा बढ़ता है उस गांव को और वहां से लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, उनको माइग्रेट करा दिया जाता है कि आप दूसरी जगह चले जाइए, जिससे जान माल की हानि कम होती है, नुकसान से हम लोग बच जाते हैं। वाटर सप्लाई के लिए दे प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज, इंश्योरिंग ए स्टेडी सप्लाई इन अर्बन एंड रूरल एरिया। जैसे यह प्रोवाइड करता है, जैसे आप किसी भी जगह को हम पानी से अगर घेर देते हैं, जैसे मानसून हुआ, अगर ड्रॉट कंडीशन है किसी सिटी में, तो हम उसके बाहर एक लेक बनाते हैं, आर्टिफिशियल लेक, और उसको चारों तरफ से डैम बना के घेर देते हैं, जिससे मानसून का पानी उसमें इकट्ठा हो और उस पानी को हम ट्रीट करके और सप्लाई करते हैं हमारे शहरों को। जैसे आप रांची में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो रेगुलेट करते हैं पूरे रांची के सप्लाई को, और कई जगह है। आप अगर लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ के बाहर देखेंगे एक झील है, उसी से सप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें इसके लिए करता है। नेविगेट सम डैम्स मेंटेन रिवर वाटर लेवल, फैसिलिटेट इनलैंड नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कुछ डैम्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं रिवर के वाटर लेवल को। जैसे अगर रिवर में पानी कम हो जाता है तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डेथ होने लगते हैं, और जब उनकी डेथ होती है तो पानी सड़ने लगता है, किसी यूज का नहीं होता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए कुछ डैम बनाए जाते हैं, जिससे उसमें का जो लाइफ है वो उसमें बैलेंस बना रहे। और कुछ जगह नेविगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे आपने पनामा कैनाल का नाम सुना होगा। अगर पनामा कैनाल में अगर पानी कम होगा तो कितनी जहाजें होती हैं वो फंस जाती हैं, तो उन जहाज़ों का इजीली वो चल सकें, इजीली ट्रांसपोर्टेशन उनसे हो सके, फूड का या जो भी चीज़ें हों, उसके लिए हमें पानी को एक मेंटेन लेवल मेंटेन करना पड़ता है, तो उसका यूज होता है। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, इसके रिक्रिएशन रिजर्वायर क्रिएटेड बाय डैम्स ऑफन बिकम साइट फॉर टूरिज्म, बोटिंग, फिशिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल इकोनॉमी। अगर कहीं पे अगर पानी ज़्यादा है और कहीं से पानी का फ्लो आ रहा है, वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पा रही है या कोई टूरिज्म का साधन नहीं है, तो एक इकोनॉमी डेवलप करने के लिए उसको ब्यूटीफुली क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे शाम को लोग जा सकें, बोटिंग कर सकें, साइट सीइंग देख सकें, फिशिंग कर सकें, जो कंट्रीब्यूट करता है लोकल इकोनॉमी को। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए भी यूज होता है। जैसे डैम्स कैन हेल्प रेगुलेट इकोसिस्टम बाय कंट्रोलिंग वाटर फ्लो। डैम्स जो है वो रेगुलेट करते हैं इकोसिस्टम को, कंट्रोल करते हैं वाटर फ्लो को, थ्रू दे में आल्सो डिसरप्ट नेचुरल रिवरीन इकोसिस्टम इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। जहाँ पे हम मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं रिवरीन इकोसिस्टम को, तो डैम उसको मेंटेन करते हैं। जैसे डैम क्या होता है कि कुछ स्पेसीज जो होती हैं वो माइग्रेट अगर कर जाती हैं दूसरी जगह, तो वहाँ वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं, उनके लिए वही जगह मेंटेन होना चाहिए। या कहीं पानी कम होता है तो उसको रोक दिया जाता है, जिससे आसपास के जानवर उससे पानी पी सकें। और तो और इसमें एक और चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, जैसे पहाड़ों की तरफ, गंगा के सड़ने का न सड़ने का मेन कारण यही है कि जो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से होते हुए उसमें मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के सैप इंक्लूड होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के पत्ते, जड़, सारी चीजें उसमें आती हैं, जिससे उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इसी तरह उसको बचाने के लिए एक तरह से डैम का यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डैम्स इन इंडिया। इंडिया में हिस्ट्री का डैम कब का है, कब से डैम बनना शुरू हुए? क्या ये बहुत पहले से थे अस्तित्व में कि अभी बनने लगे हैं? तो इसका अभी तक जो पुराना, सबसे पुराना जो फैक्चुअल रिकॉर्ड मिलता है वो शुरू होता है एंशियंट और मेडिवल पीरियड से। मेडिवल पीरियड जनरली 5th to 15th सेंचुरी यानी 1000 साल का बीच
के पीरियड को कहते हैं मेडिवल पीरियड। तो एंशियंट में जनरली देखा जाता है कि अगर हम इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें जो 2600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एरा के पहले वहाँ पे चैनलाइज्ड वे में नालियां पाई गई थी, जो ये संकेत थी कि पानी के मैनेजमेंट के लिए उस शहर को ऐसे बनाया गया था कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पानी को रेगुलेट करती थी और सप्लाई करती थी पानी नगरों में। उसी तरह मेडिवल पीरियड में भी देखा गया। तो आइए देखते हैं, इंडिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वाटर मैनेजमेंट का with evidence of small dams and reservoirs dating back to the Indus Valley civilization around 2600 BC. Structures like check dams and tanks were used for irrigation. ऐसा देखा गया है इंडिया में कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी और उस समय भी बहुत अच्छी तरीके से वाटर मैनेजमेंट होता था, और उस समय जो डैम्स थे और टैंक्स थे वो यूज किए जाते थे इरिगेशन के लिए। यानी हमारे देश में अभी भी पूरे विश्व में पानी की समस्या इतनी बड़ी है, और केवल उसका मेन कारण है, एक कारण है वाटर मैनेजमेंट का। हमारे यहाँ कई लाख ट्रिलियन वाटर हर साल मानसून में जाके समुद्र में चला जाता है, केवल वाटर मैनेजमेंट के लिए कि उनके लिए उनको चैनलाइज नहीं करा किया जाता है। जैसे यूपी का अगर पानी है उसको उस गंगा में मिलता है, गंगा जाके सीधे समुद्र में मिलती है, तो उसको अगर हम मोड़ दें, हम सूखे इलाकों में अगर उस पानी को मोड़ दें, कहीं डैम बना दें और वहां से हम चैनलाइज कर दें राजस्थान की तरफ, चाहे जहां भी सूखा इलाका हो, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या ये आपका बुंदेलखंड एरिया है रीजन, तो वहां पे केवल वाटर मैनेजमेंट की ही कमी है जिससे वहां पे कहीं भी सूखा पड़ता है। ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, मौर्य पीरियड में 4th सेंचुरी बीसी बिफोर कॉमन era, rulers like Chandragupta Maurya and Ashoka built reservoirs and canals such as the Sudarshan Lake in Gujarat. ऐसा माना जाता है कि मौर्यन पीरियड के दौरान चौथी सेंचुरी में जो रूलर्स थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, महान सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने रिजर्वायर और कैनाल्स बनाए थे, जिसमें गुजरात का एक सुदर्शन लेक भी शामिल है। अगर आप ध्यान देंगे तो उसी समय होते थे 9वीं 10वीं या 11वीं शताब्दी में तेनालीराम किसके राज्य में थे, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय, उन्होंने भी बनवाया था डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वायर्स। साउथ इंडिया में अगर देखें तो चोला डायनेस्टी ने बनवाया था 9th और 13th सेंचुरी में, जो कंस्ट्रक्टेड सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम के लिए इंक्लूडिंग कल्लानाई डैम, ग्रैंड एनीकट ऑन द कावेरी रिवर पे बना था। कल्लानाई डैम कावेरी रिवर पे चोला डायनेस्टी बनाया था 9 से 13वीं शताब्दी के बीच में। बिल्ट बाई किंग कारिकाला चोला अराउंड 2nd सेंचुरी में कामारीरा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज। अभी जो किंग कारिकाला चोला ने बनाया था, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले मूवी आई थी पोनियन सेल्वन, अगर आप उस मूवी को देखे होंगे तो वो चोला डायनेस्टी की ही उसमें कहानी है, उसी समय की 9वीं और 10वीं शताब्दी की। तो ये कारिकाला उसमें दिखाया गया है, किंग कारिकाला को, चोला को, जो 2nd सेंचुरी कामानीरा समय थे। तो वह उस समय जो डैम बना था वह सबसे पुराना डैम हो जो इस समय भी यूज हो रहा है। अब कॉलोनियल पीरियड में आते हैं तो 1858 से 1947, यानी जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। और उन्होंने क्या क्या बनाया था, कौन कौन से डैम बनाए थे हमारे भारत में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट 18 to 19th सेंचुरी फोकस्ड ऑन लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट टू बूस्ट एग्रीकल्चर रेवेन्यू। उस समय अंग्रेजों ने भी
फोकस किया था लार्ज स्केल इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट पे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर रिवेन्यू बूस्ट हो सके। नोटेबल डैम्स फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड्स मुल्ला पेरियार डैम। इस समय जो बनाया गया था 1895 में मुल्ला पेरियार डैम बना था पेरियार रिवर पे, जो केरला में है। डिजाइन बाय ब्रिटिश इंजीनियर टू डाइवर्ट वाटर टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में वाटर को डाइवर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। द कॉलोनियल इरा सा एडवांसमेंट इज इन इंजीनियरिंग लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डैम कंस्ट्रक्शन। कॉलोनियल इरा ने ही एडवांस इंजीनियरिंग दिखाया और एक फाउंडेशन रखा इस समय जो मॉडर्न इरा के डैम बन रहे हैं उसके लिए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में कौन कौन से डैम बने, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद कौन कौन से डैम बने। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया प्रायोरिटाइज डैम कंस्ट्रक्शन एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स, ऑफन रेफर टू एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद इंडिया का मेन प्रायोरिटाइज था कि हम लोग नेशन बिल्डिंग एफर्ट के लिए डैम बनाएं, जिसको हम लोग टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसका लेड फाउंडेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मेजर प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नांगल डैम 1963 में बना, हीराकुंड डैम 1957 में बना और नागार्जुन सागर डैम 1967 में बना। इस ये सपोर्ट करता था इरिगेशन को, हाइड्रो पावर को और फ्लड कंट्रोल को। हम लोग का मेन मकसद था इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल तो बाद की बात है, हमें मेन मकसद था कि हमको हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए था, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। क्योंकि अगर पावर जनरेशन रहेगा तभी हमारा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होगा, और इंडस्ट्री जब आएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को उत्पादित कर सकते हैं। वाटर को मोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हम पावर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते थे, और तभी आया हमारे देश में इकोनॉमिक जब बूस्ट होने लगी चीजें। द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट आया इंक्लूडिंग सरदार सरोवर डैम पे, और टेहरी डैम मार्क्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया डैम बिल्डिंग जर्नी। Though they also sparked debates over environmental and social impact. जब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट आया, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा अभी भी चलाया जाता है, केवल इसीलिए इसी प्रोजेक्ट के लिए कि जब भी कोई डैम बनता है तो वहां से हजारों गांवों को विस्थापित किया जाता है, हजारों लोगों को विस्थापित किया जाता है, जिससे कि अचानक अगर डैम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या नेचर का क्या कि कब ज्यादा पानी का फोर्स आए और अचानक से तो बहुत लोगों की डेथ हो जाती है और पूरा गांव का गांव डूब जाता है। इसी को करने के लिए जब टेहरी डैम बना, तो इन दोनों डैम जब बने तो उस समय हमारा ये डिबेट शुरू हो गया कि इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट इसका क्या होगा। क्या अचानक हम अगर पानी को रोक देते हैं तो वो हमारे लिए सही होगा। लेकिन ये नेशन बिल्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा था। टाइप्स क्या क्या होते हैं डैम्स का, तो यह डैम्स आर क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मटेरियल, पर्पज और हाइट। बिलो द देयर आर मेन टाइप्स ऑफ डैम्स, यानी इनको हम क्लासिफाइड करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मैं किस मटेरियल्स के ये बने हैं, इनका पर्पज क्या है। हाइड्रो पावर अगर है तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इरिगेशन का पर्पज है तो दूसरा होगा, और हाइट कितनी इसकी रहेगी। जैसे आपको अभी देखेंगे कि चाइना ने एक डैम बनाया है, ऐसा माना जाता है कि उसने पृथ्वी की गति को धीमा कर दिया है। चाइना बहुत आगे है और बहुत बड़े बड़े डैम्स बना रहा है। तो ये देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो ग्रेविटी डैम एक होता है, ए मैसिव स्ट्रक्चर दैट रिलाइज ऑन इट्स वेट टू रजिस्ट वाटर प्रेशर। एक मैसिव स्ट्रक्चर दो अपने वाटर रजिस्ट के प्रेशर को कम करने के लिए जाना जाता है। मेड ऑफ कंक्रीट और मेजोनरी, मैंने वही बताया कि या तो ये कंक्रीट से बना होता है या ब्रिक्स या स्टोन से बना होता है। जैसे एग्जांपल है इसका भाखड़ा नांगल डैम, ये यूपीएससी के लिए जनरली यूपीएससी में ये आता है, लिखने के लिए आता है। अर्क डैम जो है कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर वाटर प्रेशर
to the surrounding rock walls used in narrow valley. Example Idukki Dam, Kerala. जैसा कि कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो ऐसे पानी आता है और ऐसे ऊपर की तरह ऐसे आके पानी गिरता है, जो जनरली वॉल्स के सराउंडिंग होता है, जो यूज्ड होता है नैरो वैली में, जहाँ पे सकरी जो वैली होती है, जहाँ पे ज्यादा कटाव को रोकने के लिए ये जनरली यूज होता है। बट्रेस डैम जो होता है, एक ग्रेविटी डैम री इन्फोर्स्ड विथ ट्रायंगुलर सपोर्ट्स। ये देखिए बट्रेस, ये ट्रायंगुलर सपोर्ट्स इसमें होता है बट्रेस, टू रिड्यूस मटेरियल यूज करने के लिए। जैसे ये लेस कॉमन इन इंडिया है, ये आउटसाइड इंडिया बनता है। और इम्बैंकमेंट डैम जो होता है, मेड ऑफ कॉम्पैक्टेड अर्थ आर रॉक फील्ड ऑफ एन विथ ए क्ले कोर टू प्रिवेंट सीपेज। ये जनरली आपका यूज होता है टैरी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो सीपेज मतलब कि कहीं से भी उसमें लीकेज ना हो, उसके लिए जनरली यूज होता है। और ये कॉम्पैक्ट अर्थ या रॉक फिल से बना होता है, मोटे मोटे चट्टानों से, पत्थरों से बनाया जाता है, ये सबसे मजबूत होता है। अब मटेरियल के बेस्ड पे हम बात करते हैं तो कंक्रीट डैम जो है, बिल्ट विथ सीमेंट एंड एग्रीगेट्स, ड्यूरेबल एंड यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। एग्जांपल सरदार सरोवर डैम। यह सीमेंट और यह सीमेंट से बना होता है और ड्यूरेबल होता है और लार्ज प्रोजेक्ट होता है, यूज होता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। लार्ज प्रोजेक्ट्स मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और जैसे सरदार सरोवर डैम हो, मेजोंडी डैम कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन और ब्रिक। ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टोन या ब्रिक से। ऑफन इन ओल्डर डैम्स, एग्जांपल नागार्जुन सागर डैम। तो उस समय जो जिस समय बना था, पुराने जो डैम्स थे उसमें ये यूज होते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास क्रेन नहीं थे, मशीनें नहीं थी को जो बड़ी बड़ी चट्टानों को ऊपर उठा सकें, तो इसलिए ब्रिक्स के। और पहले का जो डैम बनता था जनरली हमारा उसका मेन पर्पज होता था इरिगेशन का, और उसका कोई पर्पज नहीं होता था। अब जो डैम बन रहे हैं, एक तरह से वह हमारे पड़ोसी देशों को या किसी कोई भी अपने पड़ोसी देशों को एज ए वेपन की तरह बना रहा है, यूज किया जा सकता है। वाटर एज ए वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और आजकल जो है उससे हम लोग पावर जनरेशन का काम करते हैं। अर्थ डैम है, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल एंड ग्रेवल। एग्जांपल बनासूरा सागर डैम, केरला। इसका मेन पर्पज जो कम मजबूती के हैं, उनका मेन पर्पज होता है या तो टूरिज्म पर्पज के लिए होता है, या तो जनरली इरिगेशन पर्पज के लिए होता है, या हमारा एक्वेटिक फार्मिंग के लिए होता है। रॉक फिल डैम uses loose rocks with an impermeable core often combined with earth dams। पर्पज के बेसिस से, तो वही बताया कि इरिगेशन के पर्पज के बेसिस से होता है, जो स्टोर वाटर करते हैं एग्रीकल्चरल यूज के लिए, जैसे तुंगभद्रा डैम है। हाइड्रो पावर डैम्स हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल कोनिया डैम। फ्लड कंट्रोल डैम, रेगुलेट्स फ्लड वाटर। एग्जांपल हीराकुंड डैम। मल्टीपर्पज डैम सर्व मल्टीपल फंक्शंस लाइक इरिगेशन, पावर एंड फ्लड कंट्रोल, जैसे भाखड़ा नांगल डैम। हाइट पे तो लो डैम लेस देन 15 मीटर होता है, मीडियम जो है 15 से 30 मीटर के बीच में होता है, और हाई डैम एवर 30 मीटर्स होता है, जैसे टेहरी डैम है 260.5 मीटर है, इंडिया का हाईएस्ट। अब डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है। जब भी जब इस पे डैम बनने लगे तो लोगों में एक जिज्ञासा होने लगी कि अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए हमें कमेटी बनानी चाहिए, जिसके पैरामीटर्स होते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे कहाँ कहाँ डैम बन सकता है। आप कहीं भी डैम जा के नहीं बना सकते। तो विथ ओवर 5700 लार्ज डैम, 5700 डैम्स हैं इंडिया में एज ऑफ 2025, मैनी ऑफ विच आर एजिंग, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी इज क्रिटिकल। जो पुराने डैम हो गए हैं उनकी सेफ्टी क्रिटिकल है, इसीलिए डैम सेफ्टी एक्ट 2021 was enacted to address this concern and prevent disaster like dams failure or floods। जैसे बनाया गया कि डिफरेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन होना चाहिए, समय समय पर उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, और
ये देखना चाहिए कि उसका लाइफ कितना है, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जिससे हम नेचुरल हजार्ड से बच सकें। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी (NCDS), a central body to formulate policy and guidance for dam safety, चेयर्ड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरपर्सन। नेशनल कमेटी बनती है डैम सेफ्टी पे, जिसमें एक सेंट्रल बॉडी फॉर्मुलेट किया जाता है जो पॉलिसी और गाइडलाइंस बनाता है डैम सेफ्टी के लिए, जो चेयर्ड बाई मतलब चलाई जाती है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, अब एक नेशनल होता है जैसे केंद्र सरकार जो चलाती है, उसके बाद एक आपका स्टेट लेवल का होता है। तो ईच स्टेट विथ स्पेसिफाइड डैम मस्ट फॉर्म ए कमिटी टू मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट डैम। आप EIA जब पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कमेटी डिसाइड की जाती है कि जाया जाता है, मॉनिटरिंग होती है उसका, बेस्ट लाइन डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है, और सारी चीज़ें EIA उसमें स्क्रीनिंग की जाती है, फिर स्कोपिंग की जाती है, इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाता है, फिर मिटिगेशन देखा जाता है कि उसको कैसे कम किया जा सके अगर कोई अचानक से हजर्ड्स आ जाए तो, फिर उसका इम्पैक्ट मैनेजमेंट देखा जाता है कि क्या क्या हम इम्पैक्ट हो रहा है इससे, फिर अंत में उसको मॉनिटरिंग करके तब जाके परमिट मिलता है। तीसरा है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (NDS) से। डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, स्टेट मस्ट इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट एंड मेंटेनेंस। जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से रखता है जो कंडक्ट करते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डैम्स के, उनके रिस्क असेसमेंट होते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कितनी लाइफ है डैम की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कहीं कुछ मटेरियल्स गड़बड़ हो, रप्चर हो रहा हो, या उसमें रिसाव हो रहा हो, और अगर ऐसा है तो उसके मेंटेनेंस के लिए स्टेट जो है वह ऑर्गेनाइजेशंस बनाए रखता है और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे उसके इंजीनियर्स रखे रहता है। ऑब्लिगेशंस ऑफ डैम्स ओनर्स। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, जैसे ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि दायित्व क्या होते हैं जो डैम ओनर्स होते हैं, जैसे बहुत लोग प्राइवेट होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट होती है, या PSUज होती है। PSUज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जिसमें 50% प्राइवेट होता है, 50% गवर्नमेंट के पास होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑनर्स को इंश्योर करना पड़ता है कि वह इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाए, कंडक्ट करे, सेफ्टी ऑडिट्स करता रहे हमेशा, और इंश्योर करे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को, मतलब मजबूती जो है जिस पे उसको परमिशन मिला है उससे कंप्रोमाइज न करे। पेनाल्टी, तो नॉन कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स कैन लीड टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अगर आप किसी भी चीज को, दायित्वों को अगर इग्नोर करते हैं तो उस समय आपको या किसी भी सेफ्टी के दायित्वों के साथ अब अगर करते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उस समय आपको फाइन या जेल भी हो सकती है। कवरेज अप्लाइज टू डैम्स above 50 meters in height are those meeting specific storage span criteria। अप्लाई जो होता है 15 मीटर से ऊपर डैम को, जो स्पेसिफिक स्टोरेज होता है उसी पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास 10 मीटर का है और आप 15 मीटर का बना दिए, तो इसको आपको इंश्योर करना पड़ता है। अब हम सिग्निफिकेंस जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेनी डैम्स लाइक मूला पेरियार 1895 आर ओवर ए सेंचुरी ओल्ड एंड रिक्वायर रेगुलर मॉनिटरिंग। तो इसका रिक्वायर किया जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग होता है। एक तरह से इसका यहाँ पे क्वेश्चन एराइज ये होता है कि अगर ये इतना पुराना हो गया तो इंस्पेक्टिंग करने की क्या आवश्यकता है, इसको गिरा क्यों नहीं दिया जाता। इसको गिराया इसलिए नहीं जाता है कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके कि जिस समय मशीनें नहीं थी, जिस समय कुछ नहीं था मनुष्य के पास बहुत सारी चीजें, उस समय का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों ने अपने हाथ से बनाया है। एक तरह से यह धरोहर है हमारे देश का, कि कितने मेहनत करके लोग भी उस समय कितने मेहनती थे कि
कुछ ना होते हुए भी उन्होंने बनाया, और उनकी सोच भी थी कि यानी एग्रीकल्चर को लेके आगे बढ़ने की सोच थी, इसलिए इसको हम लोग बचाते हैं। किसी भी धरोहर को बचाने का मेन पर्पज यही होता है कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके कि उस कठिन परिस्थिति में भी देश खड़ा रहता है। क्लाइमेट चेंज, तो इरेटिक मानसून एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैम फेलियर। यानी अगर ज्यादा मानसून हो जाए या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाए, जैसे एक ही जगह बादल फट जाए, खूब ढेर सारा मात्रा गिरे, तो रिस्क टूट सकता है डैम, या ओवरफ्लो हो सकता है उसमें। तो उससे क्या होगा कि डैम फेलियर के रिस्क बढ़ जाते हैं। फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, द एक्ट एम्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मुल्ला पेरियार जो डैम है, वह केरला और तमिलनाडु के, तो केरला में तो ये बना था, लेकिन इसका मेन पर्पज यही था कि इसको तमिलनाडु में पानी की सप्लाई की जाए बाई इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो ऐसा ना हो कि केरला से झगड़ा हो, तमिलनाडु का, और केरला अपने पूरे डैम को वो आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दे और पानी छोड़ दे, जैसे चाइना बना रहा है। तो एज ए उसका मेन मकसद यही है कि हम वाटर वार कर सकते हैं। और वाटर वार होने का मतलब कि आपकी पूरी सिटी या कोई भी चीजें, सारी चीजें डूब जाएंगी और बंद हो जाएंगी, आपका पावर कट होगा। तो इस समय आपका इंटरनेट से सारा काम हो रहा है, पावर कट का मतलब कि आपका पूरा चीज ठप पड़ गया। पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज फ्रॉम पोटेंशियल डैम ब्रीचेज। जैसे डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज को बचाने के लिए होता है। अब इसके चैलेंज क्या है, तो इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स फेस रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज शॉर्टेज फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन। जो स्टेट है वह रिसोर्स में और एक्सपर्टाइज शॉर्टेज, जैसे हमारे यहाँ अभी भी उतनी पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं जितना और कंट्रियों में होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग में चाहे जिस भी चीज़ों में, कि अगर ऐसा होगा तो फेलियर, डैम फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्टेट के पास अच्छे जानकार नहीं होते हैं, और वह रिसोर्स को भी फेस करता है। जैसे एक डैम बनाने में हजारों करोड़ों की लागत आती है, तो उसके पास इकोनॉमी शॉर्टेज होता है, प्लस जगह का भी क्राइसिस होता है। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, तो बैलेंस करता है सेंट्रल और स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन डैम मैनेजमेंट में। जो डैम का, जैसे अगर मान लीजिए कि यूपी को चाहिए अगर बुंदेलखंड में डैम बनाने के लिए, तो सेंटर से कहेगा कि आप कहीं से नदी को चैनलाइज करिए या हमें इतना पैसा दीजिए, सेंटर कहेगा हमारे पास पैसा नहीं। तो ये भी एक तरह का दोनों के बीच मतभेद पैदा करता है। पब्लिक अवेयरनेस, लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट ईएपी एमंग डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज। लिमिटेड, अभी भी हमारे देश में लोगों को इन्वायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम के बारे में लिमिटेड जानकारी हो या अवेयरनेस। और डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी जैसे निचले स्तर के जो लोग होते हैं, गांव है चाहे बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में अभी भी लोगों को लिमिटेड जानकारी है। उनके पास बहुत मिनिमम जानकारी है, ना उनको सोशल सिक्योरिटी की जानकारी है, ना इन्वायरमेंटल जस्टिस की जानकारी है कि हमें क्या क्या अधिकार मिल सकता है और कहाँ कहाँ इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये अभी भी भारत में है कि लिमिटेड जानकारी है। अब आइए जानते हैं कि भारत में कौन कौन से डैम हैं और किस किस रिवर पे बने हैं। मेन यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन ये इसी से आते हैं कि, और किस पर्पज के लिए वो डैम बने हैं, किस स्टेट में बने हैं, और उनका की फैक्ट्स क्या है। तो भाखड़ा नंगल डैम है वो सतलज रिवर पे बना है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए यूज होता है। यह वन ऑफ द इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स है। यह पावर्स नॉर्थर्न स्टेट बिल्ट इन 1963। भाखड़ा नंगल डैम का मेन पर्पज क्या था कि यह जो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि सेवन सिस्टर जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक तरह से चाइना से खतरा होता था। फिर हम सप्लाई नहीं कर पाते थे
बहुत सारी चीज़ें, बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है। उससे बचने के लिए वहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भाखड़ा नंगल डैम का बनवाया गया सतलज रिवर पे, जिससे ये हो सके, इंश्योर हो सके कि वहाँ पे बिजली पहुँच सके और हमें कुछ मदद मिल सके अगर कहीं लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो तो। सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे बन रही है, जिसे गुजरात में है। यह भी इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर और वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है। यह लार्जेस्ट डैम है नर्मदा का, वैली प्रोजेक्ट का। कंट्रोवर्शियल है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी भी चलता है, मेधा पाटकर उसकी मेन लीड में रहती हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। अभी भी उसको लेके कंट्रोवर्शियल यहाँ पे होते रहते हैं। टेहरी डैम है, भागीरथी नदी पे बना है, जो उत्तराखंड में है। इसका मेन पर्पज हाइड्रो पावर और इरिगेशन है। इंडिया का हाईएस्ट डैम है, 260.5 मीटर ऊंचा है। सिग्निफिकेंट फॉर गंगा बेसिन कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल। बेसिन जो हम लोगों के साइड का एरिया है, जो प्लेन एरिया है, तो उसको फ्लड से बचाने के लिए, जैसे अगर उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश होती है तो यूपी और बिहार फ्लड में आ जाता है पूरा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे है, जो स्टेट उड़ीसा में है। इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है। यह लॉन्गेस्ट डैम है, 25.8 किलोमीटर लंबा है ये। सोचिए, एक जिले के इतना लंबा है ये। बिल्ट इन 1957, वाइटल फॉर उड़ीसा एग्रीकल्चर के लिए है ये। नागार्जुन सागर डैम है, ये कृष्णा रिवर पे बना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे होगा, दोनों में इंक्लूड करता है ये। इरिगेशन के लिए बना है और हाइड्रो पावर के लिए। मैक्सिमम हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स बने हैं वह हाइड्रो पावर के लिए ही बने हैं। जो मॉडर्न डैम बने हैं उनका मेन पर्पज ये होता है कि हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, कि हाइड्रो पावर जनरेशन रहेगा तो हम बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। यह वर्ल्ड लार्जेस्ट मेजोनरी डैम है, सपोर्ट करता है कृष्णा बेसिन इरिगेशन को, यानी साउथ में कृष्णा नदी है उस पे। इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे बनी है, मध्य प्रदेश में। हाइड्रो पावर और इरिगेशन के लिए यह लार्जेस्ट रिजर्वायर है इंडिया में, वाटर वॉल्यूम के लिए, और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मूला पेरियार डैम, ये हमने देखा कि ये सबसे पुराना डैम है, 1895 में जो बना गया था पेरियार नदी पे, जो केरला में है, लेकिन ऑपरेट होता है तमिलनाडु के द्वारा। यानी केरला अगर रोक दे उसके पानी को, इसका मेन पर्पज यही था कि तमिलनाडु में पानी पहुंचे। तो इरिगेशन के लिए और वाटर सप्लाई के लिए उस समय हाइड्रो पावर का कोई एम नहीं था, लोगों के पास बिजली का बहुत ज़्यादा बनाने का कोई एम नहीं था, तो इसीलिए इसका मेन पर्पज था इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए। यह ओल्डेस्ट डैम है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स विद इन केरला एंड तमिलनाडु। फिर तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा रिवर पे, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है। इरिगेशन और हाइड्रो पावर्स के लिए यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को बोथ स्टेट में। कोन्या कोयना डैम है, कोयना में, महाराष्ट्र के, हाइड्रो पावर के लिए बना है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू महाराष्ट्र पावर लोकेटेड इन सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन मीन्स जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। रिहंड डैम जो है वो रिहंड नदी पे बना है, जो उत्तर प्रदेश में है, और इसका मेन काम है हाइड्रो पावर। आल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर, लार्जेस्ट रिजर्वायर बाई एरिया। तो ये कुछ डैम थे, और इसको हम लोग अब यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखिए और समझिए और जानिए अपने देश के बारे में कि क्या क्या उसका इतिहास रहा है, क्या क्या बनाया गया है और क्या क्या बनाने वाला है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आप जानकारी इकट्ठी करें बाकी तो एग्ज़ाम जिसको देना होगा वो तो देगा ही। धन्यवाद आप सबका।